नमस्कार। कहानियों का कलरव में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है 5वें माले का फ्लैट। कहानीकार है मोहन राकेश। कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है, मेरे द्वारा सुनाई गई कहानियाँ यदि आप सबको पसंद आती हों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने मित्रों में भी साझा करें। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। आवाज़ ठीक सुनी थी। साफ नाम लेकर पुकारा था, अविनाश। पर सोचा गलतफहमी हुई है। पुकारने को राह चलती भीड़ में कोई भी नाम पुकार सकता है, पर यहाँ इस नाम से जानता कौन है? जो भी जानता है घिसे पिटे दफ्तरी नाम से ही तो जानता है। ए कपूर के ए को कोई गिनती में नहीं लाता। ए का मतलब अविनाश है या अशोक, यह जानने की ज़रूरत किसी को नहीं। कामकाजी जिंदगी में सब काम कपूर से चल जाते हैं। जो अधूरापन रहता है वह मिस्टर या साहब से पूरा हो जाता है। क्या हाल चाल है मिस्टर कपूर? कहिए कपूर साहब, क्या हो रहा है आजकल? मगर नाम साफ सुना था। भीड़ बहुत थी। सोचा इसीलिए गलतफहमी हुई होगी, या इसलिए कि फरवरी की हवा में बसंत की हल्की ताजगी महसूस हो रही थी। जाने कैसे यूं तो सिवाय गर्मी और बरसात के इस शहर में मौसम का पता ही नहीं चलता। आसमान बादलों से घिरा हो तो हल्का स्लेटी बना रहता है। बरसों के इस्तेमाल से उड़ा उड़ा फीका फीका सा एक रंग नजर आता है। हवा चलती है तो खूब तेज चलती है, नहीं चलती तो नहीं ही चलती। समुद्र के ज्वार भाटे का सा अंदाज यहाँ रहता है उसका। दिन और रात में भी ज़्यादा फर्क नहीं होता, सिवाय अंधेरे और रोशनी के। जहाँ दिन में अंधेरा रहता है वहाँ रात को रोशनी हो जाती है, जहाँ दिन में रोशनी रहती है वहाँ रात को अंधेरा हो जाता है। खाना ना इस मौसम में पचता है ना उस मौसम में, मगर फरवरी की वह शाम अपने में कुछ अलग सी थी। हवा में बसंत का हल्का आभास जरूर था और पश्चिम का आकाश भी और दिनों से सुंदर लग रहा था। 7:30 बजते बजते भूख भी लगाई थी। मैं राह चलते लोगों को देख रहा था और वेल मछलियों की बात सोच रहा था। मन हो रहा था कि कहीं अच्छी करारी मूंगफली मिल जाए तो 5 पैसे की ले ली जाए। पुकारा किसी ने अविनाश को ही था। अपने लिए विश्वास इसलिए भी नहीं हुआ कि आवाज़ किसी लड़की की थी। लड़की की या स्त्री की, दोनों में फ़र्क होता है, मगर बहुत नहीं। इतने महीन फ़र्क को समझने के लिए बहुत अभ्यास की ज़रूरत है। बम्बई शहर और मरीन ड्राइव की शाम, ऐसे में अपने को पुकारे एक लड़की, होने को कुछ भी हो सकता है, पर अपने साथ अक्सर नहीं होता। जैसे चल रहा था 10-20 कदम और चलता गया, मुड़कर पीछे न देखता तो ना भी देखता, पर अचानक यूं ही उत्सुकतावश कि जाने अपने को ही किसी ने पुकारा हो, घूमकर देख लिया। एक हाथ को अपनी तरफ हिलते देखा तो अविश्वास और बढ़ गया। बढ़ने के साथ ही अचानक दूर हो गया। चेहरा बहुत परिचित था। पहचानने में इतनी देर नहीं लगी जितनी कि चेहरे से जाहिर थी। दरअसल हैरानी यह हुई कि वह फिर से यहाँ कैसे? भेल और नारियल वालों से बचता हुआ उसकी तरफ बढ़ा। आवाज़ देने के बाद वह जहाँ की तहाँ रुक गई थी। उसके बाद उसे पहचानने और उस तक पहुँचने की सारी जिम्मेदारी जैसे मेरे ऊपर हो। पास पहुँच जाने पर भी अपनी जगह से एकदम नहीं हिली। दूर था तो बंद होठों से मुस्कुरा रही थी, पास पहुँचा तो खुले होठों से मुस्कुराने लगी। बस बाहों पर आईब्रो पेंसिल की गहराई को चमकाती हुई बोली, पहचाना नहीं? कैसे कहता कि सवाल बेवकूफ़ाना है। ना पहचानता तो इतना रास्ता चलकर आता, सिर्फ इतना कहने के लिए कि माफ़ कीजिएगा मैंने आपको पहचाना नहीं। कौन 30 गज चलकर आता है? मन में जितनी कुड़न हुई, आवाज़ को उतने ही मुलायम रखकर मैंने कहा, तुम्हें क्या लगता है नहीं पहचाना? वह हंस दी, जाने आदत से या खुशी से। मैं मुस्कुरा दिया, बिना किसी वजह के। पहले से काफ़ी बड़े नज़र आने लगे हो, उसने कहा और अपना पर्स हिलाने लगी, शायद यह साबित करने के लिए कि वह खुद अभी उतनी ही शौक और कमसिन है। पहले सोचा
कि उसे सच सच बता दूं कि वह कैसी नजर आती है, पर शराफत के तकाजे ने वही बात कह दी जो वह सुनना चाहती थी। तुम में इस बीच खास परिवर्तन नहीं हुआ। वह फिर हंस दी। मैं फिर मुस्कुरा दिया, पर इस बार बिना वजह के नहीं। उसने पर्स हिलाना बंद कर दिया और उसमें से मूंगफली निकाल ली। कुछ दाने मुंह में डाल लिए और बाकी मेरी तरफ बढ़ाकर बोली, अब तक अकेले ही हो? जल्दी से कोई जवाब नहीं सूझा। पहले चाहा कि झूठ बोल दूं, फिर सोचा कि सच बता दूं, मगर मन ने झूठ सच दोनों के लिए हामी नहीं भरी। कहीं से वह घिसी पिटी बात लाकर जबान पर रख दी। अकेला तो वह होता है जो अकेलेपन को महसूस करे। उसे पर्स में और दाने नहीं मिल रहे थे। कुछ देर इधर उधर टटोलती रही। किसी कोने में 2-4 दाने हाथ लग गए तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। निकाल कर एक एक करके चबाने लगी। उसके दांत अब भी उसी तरह तीखे थे। मूंगफली निगलते हुए गर्दन पर उसी तरह लकीरें बनती थी। अच्छा है, तुम महसूस नहीं करते, उसने कहा और दाने चबाती रही। मैं उसका नाम याद करने की कोशिश कर रहा था। बहुत दिन वह नाम जबान पर रहा था। ऐसे नामों में से था जो कि बहुत सी लड़कियों का होता है। हर तीसरे घर में उस नाम की एक लड़की मिल जाती है। उन दिनों 6-7 साल पहले लगातार 20-22 दिन उन लोगों से मिलता जुलता रहा था। वे 2 बहनें थीं। हालांकि शक्ल सूरत से कजिन भी नहीं लगती थी। बड़ी के चेहरे की हड्डियां चौकोर थी, छोटी के चेहरे की सलीब नुमा। रंग दोनों का गोरा था, मगर छोटी ज्यादा गोरी लगती थी। आंखें दोनों की बड़ी बड़ी थी, मगर छोटी की ज्यादा बड़ी जान पड़ती थी। बातूनी दोनों ही थी। छोटी का बातूनीपन अखरता नहीं था। छोटी का नाम था प्रमिला उर्फ पम्मी उर्फ मिस पी, और बड़ी का नाम था कि याद ही नहीं आ रहा था। जिन दिनों उनसे परिचय हुआ था, बड़ी की शादी होकर तलाक हो चुका था, इसीलिए वह ज्यादा बचपने की बातें करती थी। हर बात में 10 बार अपना नाम लेती थी। मैंने अपने से कहा, सरला। हाँ, सरला नाम था। कहा करती थी, मैंने कहा, सरला, तू हमेशा इसी तरह बच्ची की बच्ची ही बनी रहेगी। अपना नाम उसे पसंद नहीं था, क्योंकि स्पेलिंग बदलकर उसमें अंग्रेजियत नहीं लाई जा सकती थी। प्रमिला कभी ए को ओ में बदलकर प्रोमिला हो जाती थी, कभी आर ड्रॉप करके पामिला बन जाती। इसे प्रमिला से इस बात की भी जलन थी कि वह अभी कुंवारी क्यों है। मिलने जुलने वाले लोग बात इससे अक्सर करते थे, ध्यान उनका प्रोमिला की तरफ रहता था। प्रोमिला से मिलोगे? उसने पूछा। वह भी यही है? मैंने पूछा। हम दोनों साथ ही आई हैं, उसने कहा। सतीश को जहाज पर चढ़ना था। उसने आज जर्मनी के लिए सेल किया है। वहाँ लोकोमोटिव इंजीनियरिंग के लिए गया है। सतीश? दिमाग पर जोर देने पर भी उस नाम के आदमी की शक्ल याद नहीं आई। तुम्हें सतीश की याद नहीं? वह बहुत हैरान हुई। पल भर जबान से लिपस्टिक को चाटती रही। हमारा छोटा भाई सतीश, तुम तो उसके साथ रात रात भर ताश खेला करते थे। ताश जरूर खेला करता था, पर जानता तब उसे सत्ती के नाम से था। क्या कब सोचा था कि 7 साल में सत्ती साहब बड़े होकर सतीश हो जाएंगे और उठकर लोकोमोटिव इंजीनियरिंग के लिए जर्मनी को चल देंगे। हाँ, याद क्यों नहीं है? बहुत स्वाभाविकता से मैंने कहा। सतीश को मैं भूल सकता हूँ? भूलना सचमुच आसान नहीं था, खास तौर से उसकी खदरी नाक की वजह से। प्रमिला पोर्ट में शॉपिंग कर रही है, वह बोली। मेरा दुकानों में दम घुटता था, इसीलिए हवा लेने इधर चली आई थी। हवा के झोंके से उसने अपना पल्ला कंधे से सरक जाने दिया। उंगलियां इस तरह ब्लाउज के बटनों पर रख ली जैसे उन्हें भी खोल देना हो। आज गर्मी बहुत है, यह इस तरह कहा जैसे शहर का तापमान ठीक रखने की जिम्मेदारी बात सुनने वाले पर हो। फिर शिकायत का दूसरा पहलू पेश किया। दिल्ली में फरवरी का महीना कितना अच्छा होता है। वह मुकाम आ गया था जहां अच्छा, फिर मिलेंगे कहकर एक दूसरे से अलग हो जाना होता है। चाहता तो मैं खुद भी कह देता, पर तकल्लुफ में उसके कहने की राह देखता रहा। उसने भी नहीं कहा। उसका शायद इस तरफ ध्यान ही नहीं गया। बेतकल्लुफी से
उसने मेरी कोहनी अपने हाथ में ले ली और बोली, चलो फ्लोरा फाउंटेन चलते हैं। पम्मी ने कहा था 8 बजे मैं उसे वोल्गा के बाहर मिल जाऊं। तुम्हें साथ देखकर उसे बहुत खुशी होगी। पम्मी को पहचानने में थोड़ी दिक्कत हुई। मतलब मुझे दिक्कत हुई। वह तो जैसे देखने से पहले ही पहचान गई। ओह, उसने चौंक कर कहा, अविनाश तुम बम्बई में ही हो तब से? उसके चेहरे का सलीब जाने कहाँ गुम हो गया था। गालों में इतनी गोलाई भर आई थी कि हड्डियों का कुछ पता ही नहीं चलता था। ठीक ठोड़ी का गड्ढा उसी तरह था। बाहें वजन से पहले से दुगनी नहीं तो ड्योढ़ी जरूर हो गई थी। बाकी सब साइज साड़ी में ढके हुए थे। हर लिहाज से बड़ी बहन अब वही लगती थी। बोलना चाहा तो जल्दी से जबान नहीं हिली। हाथ एक दूसरे में उलझ कर रह गए। अपना खड़ा होने का ढंग बिल्कुल गलत जान पड़ा। हाँ, यही हूँ, इस तरह कहा कि खुद अपने को हंसी आने को हुई। पर वह सुनकर सीरियस हो गई। कोफ्त हुई कि क्यों तब से यही हूँ। कोई भला आदमी इतने साल एक शहर में रहता है। कहीं और चला गया होता तो वह इतनी सीरियस तो ना होती। उसी फ्लैट में? उसने दूसरा नजला गिराया। एक शहर में रह जाना किसी हद तक बर्दाश्त हो सकता है, मगर उसी फ्लैट में बने रहना हरगिज नहीं, खास तौर से जब फ्लैट इस तरह का हो। समझ में नहीं आ रहा था कि किस टांग पर वजन रखकर बात करूं। दोनों ही टांगें गलत लग रही थी। पहनी हुई पतलून भी गलत लग रही थी। उसकी क्रीज ठीक नहीं थी। पहले पता होता तो दूसरी पतलून पहनकर आता। कमीज का बीच का बटन टूटा हुआ था। पता होता तो बटन लगा लिया होता। मुंह से कहना मुश्किल लगा कि हाँ, अब तक उसी फ्लैट में हूँ। सिर्फ सिर हिला दिया। उसी 5वें माले के फ्लैट में? पता नहीं उसे जानकर खुशी हुई या बुरा लगा। यह शिकायत उसे उन दिनों भी थी। उसकी खुशी और नाराजगी में फर्क का पता ही नहीं चलता था। जेब में ढूंढा, शायद 4 मीनार का कोई सिगरेट बचा हो। नहीं था। अनजाने में दिया सलाई की डिबिया बाहर आ गई। फिर शर्मिंदा होकर वापस चली गई। हाँ, उसी फ्लैट में। किसी तरह लफ्ज़ों को मुंह से धकेला और सूखे होठों पर जबान फेर ली। होठ फिर भी तर नहीं हुए। अब भी इसी तरह 5 मंजिल जाना पड़ता है। बार बार कुरेदने में जाने उसे क्या मजा आ रहा था। शायद च्युइंगम नहीं था, इसीलिए मुंह चलाने के लिए ही पूछ रही थी। उन दिनों शायद च्युइंगम बहुत खाती थी। कभी प्यार से मुंह बनाती तो भी लगता च्युइंगम की वजह से ऐसा कर रही है। चेहरे का सलीब उससे और लंबा लगता था। मैंने एक आध बार मजाक में कहा था कि वह बबल गम खाया करे तो उसका चेहरा गोल हो जाएगा। उसने शायद इस बात को सीरियसली ले लिया था। हाँ, मैंने मार खाए स्वर में कहा। बिना चढ़े 5वीं मंजिल पर कैसे पहुंचा जा सकता है? सोच रही थी कि शायद अब तक लिफ्ट लग गई हो। बहुत गुस्सा आया। लिफ्ट जैसे बाहर से लग जाती हो या छतें फाड़ कर लगाई जा सकती हों। लगनी होती तो शुरू से ही लग गई होती। कितनी कितनी परेशानियां उससे बच जाती। कम से कम उस एक दिन की घटना तो उस तरह होने से बच ही गई होती। जब तक मकान न टूटे लिफ्ट कैसे लग सकती है? अपनी तरफ से बहुत स्मार्ट बनकर कहा। सोचा कि अब वह इस बारे में और कुछ नहीं पूछेगी, पर उसने फिर भी पूछ लिया, तो तुमने जगह बदल क्यों नहीं ली? पीठ में खुजली लग रही थी, पर उसके सामने खुजलाते शर्म आ रही थी। कमर और कंधों को ऐड कर किसी तरह अपने पर काबू पाए रहा। ज़रूरत ही नहीं समझी। पीछे जाते हाथ को वापस लाकर कहा, अकेले रहने के लिए जगह इतनी बुरी नहीं है। वह थोड़ा शर्मा गई, जैसे कि बात मैंने उसे सुनाकर कही हो। गोल चेहरे पर झुकी झुकी आंखें बहुत अच्छी लगी। पहले उसकी आंखें इस तरह नहीं झुकती थी। अब तक शादी नहीं की? हाथ के पैकेटों की गिनती करते हुए उसने पूछा। आवाज़ से लगा जैसे बहुत दूर चली गई हो। सवाल में लगाव जरा भी नहीं था। हैरानी, हमदर्दी कुछ नहीं, उत्सुकता भी नहीं। ऐसे ही जैसे कोई पूछ ले, अब तक दांत साफ नहीं किए। मन छोटा हो गया। अफसोस हुआ कि अपने अकेलेपन का जिक्र क्यों किया। क्यों नहीं वक्त निकल जाने दिया। अब जाने वह क्या सोचेगी। जाने उसकी वजह से या जाने उस फ्लैट की वजह से। पर अब चुप रहते बनता नहीं था। झक मारकर कहना पड़ा,
करनी होती तो तभी कर लेता। उसने जिस तरह देखा उसके कई मतलब हो सकते थे। तुम झूठ बोलते हो, तुमसे किसी ने की ही नहीं, या कि देखती तुम किससे करते, या कि सच अगर तुम्हारी बिल्डिंग में लिफ्ट लगी होती। अभी क्या बिगड़ा है? वह अपने पैकटों को सहेजते हुए बोली। अभी इतने ज़्यादा बड़े तो नहीं हुए कि। अचानक बड़ी बहन ने आकर बात पूरी करने से बचा लिया। वह इस बीच न जाने कहाँ गुम हो गई थी। मुझे याद भी नहीं था कि वह साथ में है। आते ही उसने हाथ झाड़कर कहा, कहीं नहीं मिली। हमने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसने मुंह बिचका लिया। सारे बाजार में नहीं मिली। कुछ चीज़? मूंगफली, भुनी हुई मूंगफली। पता होता तो मरीन ड्राइव से खरीद लाती। अब उधर चले? उसने छोटी बहन की तरफ देखा। छोटी बहन ने समर्थन नहीं किया। इतना सामान हाथ में है, लिए लिए कहाँ चलेंगे? सामान आपस में बांट लेते हैं। बड़ी बहन ने सादगी इस्तेमाल की। कुछ पैकेट अविनाश को दे दो, एक आध मुझे पकड़ा दो, वापस पहुंचने में देर नहीं हो जाएगी। छोटी बहन ने दूसरा नुक्ता निकाला। रिश्तेदारी का मामला है, वे लोग मन में क्या सोचेंगे? सोचते हैं तो सोचते रहें। बड़ी बहन ने खुद ही पैकेटों का बंटवारा शुरू कर दिया। कल हमें चले जाना है, एक ही शाम तो है हमारे पास। फुटपाथ, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, डोंट क्रॉस, क्रॉस नाउ। पैकेट लिए लिए दो लड़कियों के आगे पीछे चलना। लड़कियां सुविधा के लिए उन दिनों की याद में। इन दोनों के आगे या पीछे रहना, बीच में आपस में बात करना, हंसना। प्रमिला का कहना, दीदी तुम्हारा जवाब नहीं। दीदी का मुंह खोले आंखों से मुझसे कॉम्प्लीमेंट चाहना, कहना आज शाम कितनी अच्छी है। मेरा तापमान को याद रखना, खिसियानी हंसी हंसना, बोलने के वक्त चुप रहना, चुप रहने के वक्त बोल पड़ना, हंसी की बात में सीरियस रहना, सीरियस बात में मुस्कुरा देना, सामने से आते परिचितों का मतलब भरी नज़र से देखना, किसी का आंख मारना, किसी को रोककर पूछ लेना, मज़े हो रहे हैं मज़े। जाने कैसा कैसा लगा, जैसे बरसों से वे पैकेट उठाए हों, बरसों से वही फुटपाथ पैरों के नीचे हो, वही पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग सामने हो, डोंट क्रॉस, क्रॉस नाउ। बरसों से वह कह रही हो, दीदी तुम्हारा जवाब नहीं। पास से कोई पूछ रहा हो, मज़े हो रहे हैं मज़े। एक मूंगफली वाला एरोज के पास दिखाई दे गया। सरला फेंस के नीचे से निकलकर सीधी उसकी तरफ चली गई, झपटती हुई, जैसे कि उसके भाग जाने का डर हो। दो एक कार वालों को ब्रेक लगानी पड़ी। एक ने घूर कर मेरी तरफ देख लिया। मैं दम साधे नाक की सीध में चलता रहा। प्रमिला ने चलते चलते पूछ लिया, इस तरह खामोश क्यों हो? खामोश नहीं तो, कहकर मैं सीटी बजाने लगा। हमने तुम्हें बोर तो नहीं किया? अपने पर गुस्सा आया? क्यों उसे ऐसा महसूस करने दिया? क्यों नहीं कुछ न कुछ बात कर रहा? कितनी ही बार सोचा था कि उनसे कहीं चलकर चाय पीने को कहूँ, पर डर था कि पैसे कम न पड़े। पहले पता होता तो किसी से उधार मांग लेता या पहली तारीख को बचा कर रखता। हमेशा ज़रूरत के वक्त ही पैसे कम पड़ते थे। तब भी यूं ही हुआ था। उस दिन ताश में पैसे ना हारे होते तो। सरला ने मूंगफली लेकर बटुए में भर ली थी। अब एक एक दाना निकाल कर खा रही थी। बीच बीच में हम लोगों की तरफ देख लेती थी, जैसे हम लोग रनर्स अप हों। इससे पहले कि हम लोग पहुँचे, वह अगली सड़क भी क्रॉस कर गई। एली तालिया के बाहर खड़ी होकर मूंगफली चबाने लगी। जब तक हम वहां आए, वह चर्च गेट के बाहर पहुंच गई। प्रमिला गंभीर हो गई, शायद पैकेटों के बोझ से। गोरी गदराई बाहें लाल हो आई थीं, पलकें भारी लग रही थीं, जैसे नींद आई हो। अब किधर चलना है? सरला के पास पहुंचकर उसने पूछा, जैसे कह रहा हो, क्यों मुझे खामखा साथ घसीट रही हो? बैक होम, सरला ने पटाख से जवाब दिया, जैसे पूछने बात करने की ज़रूरत ही नहीं थी, जैसे यहीं तक लाने के लिए मुझसे पैकेट उठवाए गए थे। पैकेट ले लें? प्रमिला ने गहरी नज़र से उसे देखा। उसने आंखें झपका दी, साथ ही कहा, बेचारे को और कितना थकाएगी? मन हुआ कि एक आध पैकेट हाथ से गिर जाने दूं, ऐसे कि बड़ी को झुककर उठाना पड़े, पर अचानक शरीर में झुरझुरी दौड़ गई।
पैकेट लेने लेने में प्रमिला का हाथ बांह से छूट गया। अच्छा हुआ कि आस्तीन चढ़ा रखी थी, वरना झुरझुरी न होती। पैकेट बहुत संभाल कर देने की कोशिश की। काफ़ी वक्त लिया कि शायद फिर से उसका हाथ बांह से छू जाए, मगर नहीं हुआ। इससे आखिरी पैकेट सचमुच हाथ से छूट गया। प्रमिला ने आंखें मूंद ली, जाने उसमें कौन सी नाजुक चीज़ बंद थी। गिरा हुआ पैकेट खुद ही उठाना पड़ा। टटोल कर देखा कि कुछ टूटा तो नहीं। कोई टूटने वाली चीज़ नहीं लगी, शायद कपड़ा था। आई एम सॉरी, पैकेट उसे देते हुए कहा। सोचा शायद इस बार हाथ से हाथ छू जाए, मगर नहीं हुआ। वह पैकेट लेकर उस पर से धूल झाड़ने लगी। कुछ टूटा तो नहीं? मैंने पूछा। उसने सिर हिला दिया, जैसे टूटने पर भी शरारत के मारे इनकार कर रही हो। फिर पैकेट को बच्चे की तरह छाती से चिपका लिया। मन हुआ कि मैं भी 2 उंगलियों से उसे बच्चे की तरह सहला लूं। पुचकार कर कहूँ, त्यों बबलू, तो नहीं लगी? चलें? प्रमिला ने बड़ी की तरफ देखा। बड़ी ने कलाई की घड़ी की तरफ देखा, फिर स्टेशन की घड़ी की तरफ देखा, फिर मरीन ड्राइव से आती गाड़ियों पर नज़र डाली, फिर सांस भरकर तैयार हो गई। आओ चलें। कुछ सेकंड और गुजर गए, इस दुविधा में कि पहले कौन चले। वे खामोश मुझे देखती रही, मैं उन्हें देखता रहा। अचानक बड़ी मुड़कर अंदर को चल दी। आए, फास्ट गाड़ी जा रही है, उसने लगभग दौड़ते हुए कहा। छोटी ने चलते चलते एक बार और देख लिया, आंखें हिलाई, हाथों को जोड़ने के ढंग से जुम्बीश दी, होठों को कुछ कहने के ढंग से हिलाया। उसके बाद इस तरह घिसटती हुई चली गई जैसे चलाने वाली बिजली बड़े के पैरों में हो। कुछ देर वहीं खड़ा रहा, गाड़ी को जाते देखता रहा, फिर अपनी नंगी बाह को सहलाता हुआ बस स्टॉप पर आ गया। पहली बस मिस कर दी, दूसरी भी मिस कर दी, तीसरी मिस नहीं कर सका क्योंकि स्टैम्प पर अकेला रह गया था। 2 सेकंड सोचता रहा, इससे कंडक्टर नाराज हो गया। फुटबोर्ड पर पांव रखा तो उसने डांट दिया, नहीं जाना मांगता तो इधर ही खड़ा रहो ना, बहुत अच्छा अच्छा शक्ल देखने को मिलता है। मुझ पर कोई असर नहीं हुआ, तो वह बिना टिकट दिए आगे चला गया। वहाँ से बार बार मुड़कर देखता रहा, जैसे सोचता हो कि मैं उसे मनाने जाऊंगा। एक लड़की के पास जगह खाली थी, मन हुआ बैठ जाऊं, मगर खड़ा रहा, उसे देखता रहा। लड़की बुरी नहीं थी, खासी अच्छी थी, बाहें जरा दुबली थी, बस शायद स्लीवलेस ब्लाउज की वजह से लगती थी। लो कट और स्लीवलेस, इन दिनों प्रमिला भी ऐसे ही कपड़े पहनती थी, लो कट और स्लीवलेस। बाहें उसकी ऐसी दुबली नहीं थी, रोए भी उन पर इतने नहीं थे। खामखा मसल देने को मन होता था। उसने एक बार कहा भी था, वह सिर्फ अपना होठ काट कर रह गई थी। कंडक्टर से नहीं रहा गया, खुद ही टिकट देने चला आया। उम्मीद अब भी थी कि मैं माफ़ी मांगूंगा या कम से कम मुस्कुरा दूंगा, मगर मैं मुस्कुरा नहीं सका। होठ बहुत खुश थे। कंडक्टर ने अपना गुस्सा टिकट पर निकाल लिया, इतने जोर से पंच किया कि उसका हुलिया बिगड़ गया। घर से एक स्टॉप पहले मेट्रो के पास उतर गया। सोचा रात के शो का टिकट खरीद लूँ। टिकट मिल रहे थे, मगर 3.50 के। 1.75 के बाहर सोल्ड आउट का बोर्ड लगा था। 3.50 गिनकर जेब से निकाले, फिर वापस रख दिए। उस क्लास में कभी गया नहीं था। 2 मिनट क्यू में खड़ा रहा, फिर लौट आया। हवा थी, गर्मी भी थी, सामने गिरगांव की सड़क थी, आसानी से क्रॉस कर सकता था, मगर घर जाने को मन नहीं था। खाने जाने को भी मन नहीं था, न ईरानी के यहाँ, न गुजराती के यहाँ, न ब्रजवासी के यहाँ। रोज तीनों जगह बदल बदल कर खाता था। एक का जायका दूसरे के जायके से दब जाता था। पैसा अदा करने में सहूलियत रहती थी। चेहरे भी नए नए देखने को मिल जाते थे। शिकायत भी तीनों से की जा सकती थी, मगर तीनों जगह जाने को मन नहीं हुआ। कहीं और जाकर खाने को भी मन नहीं हुआ। भूख थी, दिनों बाद ऐसी भूख लगी थी, मगर जाने बैठने और खाने को मन नहीं हुआ। अपने पर गुस्सा आया। कितनी बार सोचा था कि मक्खन डबल रोटी घर में रखा करूं, तरकारी अरकारी भी वही बना लिया करूं, मगर सोचने सोचने में 7 साल निकल गए थे। सोचा घर ही चलना चाहिए, पर कदम ही नहीं उठे। अंधेरे जीने का ख्याल आया। एक के बाद एक 5 माले। पहले माले पर सारी बिल्डिंग की सड़ांत,
दूसरे पर खोपड़े की बांस, तीसरे पर कूट और अनारदाने की बू, चौथे पर आयुर्वेदिक औषधियों की गंध। पांचवें माले की बू का ठीक पता चलता था। प्रमिला ने तब कहा था कि सबसे तेज बू वही है। सरला इससे सहमत नहीं थी। उसका कहना था कि सबसे तेज गंध आयुर्वेदिक औषधियों की है। कितनी ही देर वहां खड़ा रहा। सब जगहों का सोच लिया कि कहाँ कहाँ जाया जा सकता है। कहीं जाने को मन नहीं हुआ। लगा कि सब जगह बेगानापन महसूस होगा। पूरी देखकर कहेगा, आओ आओ, और 10 मिनट ना आते तो हम लोग खाना खाकर घूमने निकल गए होते। भटनागर शायद अंदर से आंखें मलता हुआ निकले और कहे, अरे तुम इस वक्त, खैरियत तो है? सड़क पार कर ली, गिरगांव के फुटपाथ पर आ गया। प्रिंसेस स्ट्रीट की क्रॉसिंग पर कुछ देर रुका रहा, फिर आगे चल दिया। ईरानी के यहाँ से मक्खन और डबल रोटी ले ली। बिस्कुटों का एक पैकेट भी खरीद लिया। कुछ रास्ता चलकर याद आया कि सिगरेट जेब में नहीं है। पनवाड़ी के यहाँ से 2 डिबिया चार मीनार की ले ली। फिर इस तरह आगे चला जैसे घर पर मेहमान आया हूँ, जाकर उनकी खातिरदारी करनी हो। सीढ़ियाँ गिनी हुई भी थी, फिर भी गिनता हुआ चढ़ने लगा, जैसे फिर से गिनने से गिनती में फ़र्क आ सकता हो। संख्या 120 से 116-17 पर लाई जा सकती हो, मगर 24 तक गिनकर मन ऊब गया। दूसरे माले से गिनना छोड़ दिया। उस दिन यहीं तक आकर प्रमिला ऊब गई थी। अभी और कितने माले चढ़ना है? उसने पूछा था। 3 माले और हैं। वह हिम्मत ना हार दे, इसीलिए 1 माले का झूठ बोल दिया था। खुद जल्दी जल्दी चढ़ने लगा था कि तीसरे माले से पहले और बात ना हो। हाथों में चीज़ों को संभालना मुश्किल लग रहा था। खाने पीने का जितना ही सामान साथ लाया था, बिस्कुट, भुजिया, अंडे, चिवड़ा, वहाँ चाय पीने का सुझाव सरला का था। इस तरह तुम्हारा फ्लैट भी देख लेंगे, उसने कहा था। प्रमिला शुरू से ही इस बात से खुश नहीं थी। वह पिक्चर देखना चाहती थी, हेमलेट। एक दिन पहले मैं उनसे यही कहकर आया था। खुद ही उनसे हेमलेट की तारीफ की थी। 51 रुपये एक दोस्त से उधार ले लिए थे, मगर 40 से ज़्यादा उनके यहाँ ताश में हार गया था, उनके भाई के पास, जो कि इस बीच सत्ती से सतीश हो गया है। शर्मा के यहाँ वे लोग ठहरे थे। उसी ने उनसे परिचय कराया था। वह उस वक्त घर पर नहीं था, शाम की ड्यूटी थी। वह होता तो और 10-20 उधार ले लेता। जब उन दोनों को साथ लेकर निकला, जेब में कुछ 6 रुपये बाकी थे। उनके साथ ट्रेन में आते हुए कई कई बातें सोची कि कह दूं। भीड़ में किसी ने जेब काट ली है, या किसी तरह पैर में मोच ले जाऊं, या 8 बजे का कोई अपॉइंटमेंट बता दूं। पर कहते वक्त जो बात कही वह ज़्यादा वजनदार नहीं थी। कहा कि पिक्चर में बहुत रश है, आने वाले पूरे हफ्ते की सीटें बुक हो चुकी हैं। प्रमिला को वही बुरा लग गया। वह एकाएक खामोश हो गई। सरला मुस्कुरा दी। अच्छा ही है, उसने कहा, तुम आज इतने पैसे हारे भी तो हो। इस बात ने काफ़ी देर के लिए मुझे भी खामोश कर दिया। तीसरे माले तक आते आते प्रमिला हाँफने लगी थी। आंखों में खास तरह की शिकायत थी, जैसे कह रही हो, पिक्चर नहीं चल सकते थे तो यहाँ लाने की बात भी क्या टाली नहीं जा सकती थी। सरला आगे आगे जा रही थी और बार बार उसकी तरफ देखकर हंस देती थी। चौथे माले से 5वें माले की सीढ़ी पर मैंने कदम रखा तो प्रमिला जहाँ की तहाँ ठिठक गई। अभी और ऊपर जाना है? उसने पूछा। मुझे अपने झूठ पर अफसोस हुआ। यह आखिरी माला है, मैंने कहा। सरला एक बार फिर हंस दी। प्रमिला की आंखों में रंगीन डोरे उभर आए। कैसी जगह है यह रहने के लिए, उसने बुदबुदाकर कहा और सरला की तरफ देख लिया, इस तरह जैसे सरला की बात अपने मुंह से कह दी हो। ऊपर पहुंचकर दरवाज़ा खोला, बत्ती जलाई। सब सामान बिखरा पड़ा था। उससे कहीं बुरी हालत, जैसे उन लोगों के आने के दिन पड़ा था। उस दिन तो कुछ चीज़ फिर भी ठीक ठिकाने से रखी थी। जल्दी जल्दी उन लोगों के लिए चाय बनाने लगा था। सरला घूमकर कमरे की चीज़ों को देखती रही थी। यह पलंग कब का है? मराठों के ज़माने का। पढ़ने की मेज पर वह क्या चीज़ रखी है? साबुन की टिकिया? मैंने समझा पेपर वेट है। प्रमिला सारा वक्त खिड़की के पास खामोश खड़ी रही। लौटने से पहले सरला 2 मिनट के लिए गुसलखाने में गई तो प्रमिला ने पहली बात कही, टिकटू का पता पहले से नहीं कर सकते थे? कुछ जवाब देते नहीं बना। हारी हुई नज़र से उसकी तरफ देखता रहा। उसने फिर कहा,
मैं अपने लिए नहीं कह रही थी, वह पहले ही कितना कुछ कहती रही है। अब घर जाकर पता है क्या क्या बातें बनाएगी। मुझे इसका पता होता तो पता होना चाहिए था ना। उसका स्वर तीखा हो गया। जरा सी बात के लिए अब तभी सरला गुसल खाने से आ गई। हंसते हुए उसने कहा, यह गुसल खाना तो अच्छा खासा अजायब घर है। मैं तो समझती हूँ कि अंदर जाने वालों से एक एक आना टिकट वसूल किया जा सकता है। और प्रमिला हम दोनों से पहले बाहर निकलकर जीने में पहुँच गई थी। मक्खन, डबल रोटी और बिस्कुट का डिब्बा मेज पर रख दिया। कुछ देर चुपचाप पलंग पर बैठा रहा, फिर सेल्फ से एक पुरानी किताब निकाल लाया। बहुत दिन इस किताब को सिरहाने रखकर सोया करता था। किताब प्रमिला से ली थी। इन्हीं दिनों एक बार उनके यहाँ से ले आया था। इसलिए नहीं कि पढ़ने का खास शौक था, बल्कि इसलिए कि अंदर प्रमिला का एक फ़ोटो रखा नजर आ गया था। प्रमिला जानती थी, जब किताब लेकर चला तो वह मेरी आंखों में देखकर मुस्कुराती थी। तब परिचय शुरू शुरू का था। वह अक्सर इस तरह मुस्कुराया करती थी। बाद में किताब लौटाने गया था, तब पता चला कि ये लोग 2 दिन पहले जा चुके थे। उस दिन कितना कुछ सोच कर गया था कि उससे उस दिन के लिए माफ़ी मांगूंगा। कहूँगा कि अब फिर किसी दिन ज़रूर वे मेरे साथ पिक्चर का प्रोग्राम बनाए। उस दिन अपने कमरे को भी अच्छी तरह ठीक करके गया था। यह सोचा भी नहीं था कि वे लोग इतनी जल्दी वापस चले जाएंगे। उनके आने से पहले ही शर्मा ने बात चलाई थी। कहा था देखकर बताऊं मुझे वह लड़की कैसी लगती है, या भी कि वे लोग जल्दी ही शादी करना चाहते हैं। बाद में उसने नहीं पूछा कि मुझे कैसी लगी। कभी इन लोगों का जिक्र ही नहीं किया। किताब खोली। पुरानी फटी हुई किताब थी, पॉकेट बुक सीरीज़ की। एक एक वर्क अलग हो रहा था। वह फ़ोटो अब भी वहीं थी, 54 और 55 सफ़े के बीच। देखकर लगा जैसे अब भी वह उसी नज़र से देख रही हो, उसी तरह कह रही हो। पिक्चर नहीं चल सकते थे तो यहाँ लाने की बात भी क्या टाली नहीं जा सकती थी। फ़ोटो हाथ में लेकर देखता रहा, फिर वहीं रखकर किताब बंद कर दी। उसी पलंग पर छोड़कर उठ खड़ा हुआ, फिर पलंग से उठाकर मेज पर रख दिया और खिड़की के पास चला गया। बाहर वही छतें थीं, वही सूखते हुए कपड़े, वही टूटी फूटी बच्चों की गाड़ियाँ, पुरानी कुर्सियाँ, कनस्तर, बोतलें। लौटकर कुर्सी पर आ गया। कितनी ही देर बैठा रहा, फिर एकाएक उठकर किताब को हाथ में ले लिया, फिर वहीं रख दिया। अंदर जाकर छुरी ले आया और डबल रोटी के स्लाइस काटने लगा। फिर आधे कटे स्लाइस को वैसे ही छोड़कर खिड़की के पास चला गया। वहाँ से जैसे उसकी नज़र से कितनी ही देर अपने को और अपने कमरे को देखता रहा। तो ये थी कहानी 5वें माले का फ्लैट। कहानी आप सबको कैसी लगी नीचे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। आगे भी ऐसी ही कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।